हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस में लगी कहानियों का संग्रह मानसरोवर भाग 1 के ऊपर, जिसमें कि कुल 27 कहानियां संकलित की गई हैं। उसमें से आज हम कुल 5 कहानियों पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किस तरीके से इन कहानियों से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें कि हमने जो पहली कहानी ली है उसका शीर्षक है अलग्योझा। और अच्छी बात यह है कि इन कहानियों को हमने पहले कभी पढ़ा हुआ था, इसलिए जल्दी से हमने इस पर नोट्स बनाया और मुझे लगा कि परीक्षा के पहले इन कहानियों पर बातचीत कर लेनी चाहिए। जब आप अलग्योझा पढ़ेंगे तो ये कहानी सन 1929 ईस्वी में प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम माधुरी पत्रिका में हुआ था। इस कहानी में संयुक्त परिवार व्यवस्था को केंद्र में रखते हुए प्रेमचंद ने कई अन्य समस्याओं को साथ साथ उभारा है, जैसे गरीबी, ऋणग्रस्तता और विधवाओं की सामाजिक असुरक्षा आदि प्रमुख समस्याएं हैं। अगर इस कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत करें तो उनका नाम है भोला महतो, रघु, पन्ना, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण, झुनिया, मुलिया और गिरधारी। अलग्योझा कहानी के ये प्रमुख पात्र हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है। बाकी इस कहानी की विषय वस्तु क्या रही है, मूल समस्याएं क्या क्या रही हैं, उन समस्याओं को भी आप ध्यान में रखिए। और साथ में ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी और सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इन पर हमने बात कर लिया है। प्रमुख पात्रों के नाम को बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप प्रेमचंद के कई रचनाओं को पढ़ेंगे, चाहे उपन्यास हो चाहे कहानी हो, लगभग पात्र मिलते जुलते हैं। चाहे गोदान पढ़ेंगे तो वहां पर भी भोला का नाम आता है। इसके बाद झुनिया का नाम आप देख रहे हैं कि इस कहानी में भी आया हुआ है। लगभग इनके हर पात्र किसी न किसी कहानी में दोहराते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि अलग्योझा कहानी के साथ साथ झुनिया नामक पात्र किस और रचना में है या फिर भोला नामक पात्र किस रचना में है, इससे कोरिलेट करके अगर आप याद करेंगे तो चीजें एकदम से दिमाग में बैठ जाएंगी। हम देखते हैं कि अलग्योझा कहानी की शुरुआत प्रेमचंद कैसे करते हैं। कहानी की शुरुआत आप देखेंगे तो थोड़ा परिचय आपको कहानी से होगा और फिर आप इससे जुड़ने भी लगेंगे। प्रेमचंद लिखते हैं, भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की। उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। मां के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। तो कहानी का जो पहला पैराग्राफ है कुछ इस तरीके से है, जिसमें कई पात्रों से आप परिचित हो गए होंगे। भोला महतो, इसके बाद उसके पुत्र रघु। रघु की क्या स्थिति है, जब उसकी मां मरी तो वो 10 साल के आसपास में था। वो खेलता था गुल्ली डंडा, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद जो रघु की सौतेली मां और महतो की, भोला महतो की दूसरी पत्नी, उसका नाम पन्ना आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको पात्र के रूप में ध्यान में रखिए। इसके बाद और भी नीचे पात्र आएंगे, लेकिन कहानी से ये पता चल गया होगा कि इसमें एक तो सौतेली माँ का व्यवहार बच्चों के प्रति, भोला महतो का दूसरा विवाह इसमें हुआ है। इसके बाद परिवार में क्या स्थिति है, क्योंकि जो शीर्षक है वो अलग्योझा है, यानी कि परिवार पहले टूटना शुरू किया, इसके बाद कैसे वो संयुक्त परिवार को प्रेमचंद स्थापित करते हैं। एक तरीके से आप देखेंगे 1929 ईस्वी के आसपास में कहानी लिखी गई है, तो इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रखने का प्रयास किया गया है। अंत में आदर्शवाद को ही रखा गया है। ठीक है, जब कहानी का अंत हम देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। अब हम कहानी की बुनावट पर बात करें तो अलग्योझा कहानी भोला महतो के परिवार की है, जैसा कि मैंने पहले पैराग्राफ के माध्यम से बता दिया। भोला को अपनी पहली पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रघु है। यह भी पैराग्राफ में आपने देख लिया। कुछ दिनों बाद भोला ने पन्ना नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया, यह भी आपने देखा। पन्ना अत्यंत सुंदर स्त्री थी।
इसलिए भोला उसके इशारों पर नाचने लगा और रघु की स्थिति निरंतर दयनीय होती गई। और आपने देखा कि जो बच्चा 10 वर्ष का था, गुल्ली डंडा खेलता था, वो धीरे धीरे अब जिम्मेदारियां ले लिया है, बर्तन धो रहा है, बैलों को सानी पानी दे रहा है। ये सारी चीजें आप देख ही रहे हैं। बाद में कहानी में मोड़ आता है कि पन्ना के 4 बच्चे हुए। वो चारों बच्चे कौन थे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उनमें 3 बेटे हैं और एक बेटी। बेटों में नाम है केदार, खुन्नू, लक्ष्मण, और बेटी का नाम है झुनिया। झुनिया सबसे छोटी थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि झुनिया किस नंबर पे थी या फिर सबसे छोटा बच्चा कौन था पन्ना का, तो तुरंत आप बता देंगे कि झुनिया है। बाकी इन पात्रों को जरूर ध्यान में रखिए। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि पन्ना के कितने बच्चे थे। कुछ दिनों के बाद भोला महतो की मृत्यु हो गई और पन्ना की स्थिति अचानक डामाडोल होने लगी। उसके चारों बच्चे छोटे थे, इसलिए आर्थिक असुरक्षा विकराल रूप में उसके सामने आ खड़ी हुई। रघु घर का अकेला कमाने वाला था। वह चाहता तो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकता था, किंतु उसने संयुक्त परिवार के मूल्यों में आस्था रखते हुए पन्ना को मां का दर्जा दिया और उसके चारों बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। ये कहानी में एक मोड़ आता है कि रघु के साथ पन्ना ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन रघु बदले की भावना से काम नहीं किया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानकर संयुक्त परिवार के मूल्यों में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। यही सब कहानी के विषय वस्तु हैं, मूल पॉइंट हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसके बाद क्या होता है कि पन्ना के दबाव में वह अपनी पत्नी मूलिया को घर ले आया। हालांकि उसे चिंता थी कि कहीं उसकी पत्नी के आने से घर टूट न जाए। अब यहाँ पर एक नए पात्र की एंट्री हुई है जिसका नाम है मूलिया। मूलिया जो कि रघु की पत्नी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि मैंने पात्रों से पहले ही परिचय करा दिया था आप सभी का, लेकिन कहानी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी तक जो मूल परिवार था उसकी बात हो रही थी, लेकिन अब एक नई पात्र के रूप में मूलिया का जिक्र यहाँ पर हुआ है, जो कि रघु की पत्नी है। अब रघु को डर है कि पत्नी घर में आएगी तो हो सकता है कि अलगोजा की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जब कहानी आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि मूलिया अलग होने के लिए काफी कोशिश करती है, प्रयास करती है। मूलिया का चरित्र इस कहानी में बड़ा सशक्त तरीके से आया हुआ है। एक दो कथन मैं प्रस्तुत जरूर करूंगा। कुछ समय बाद मूलिया का अहम पन्ना से टकराता है और वह रघु को अलग होने के लिए मजबूर कर देती है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि जिस शीर्षक को यहाँ पर प्रेमचंद ने रखा है अलगोजा, ठीक है, वो उसमें जो मेन भूमिका निभाने वाली अगर कोई स्त्री पात्र है तो वो मूलिया है। कारण यह है कि मूलिया पतोहू के रूप में बहू है और पन्ना सासू माँ है, लेकिन वो भी एक तरीके से देखा तो जाए तो इसका परिवार अलग है पन्ना का, और मूलिया का जो जड़ है रघु वो अलग माता से। तो मूलिया को आसपास के लोग थोड़ा चढ़ाते भी हैं और ये अलग होने का बार बार दबाव रघु के ऊपर डालती है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि रघु संयुक्त परिवार में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। अब क्या स्थिति है, रघु अत्यंत गरीब है, उसके सिर पर ऋण का बोझ भी है, जिसके कारण 30 वर्ष के आसपास की उम्र में ही वह बूढ़ा दिखने लगता है। उसकी इच्छा थी कि जब वो बूढ़ा तो घर के बच्चे उसे सुरक्षा प्रदान करें, किंतु मूलिया के हठ ने यह सुरक्षा उससे छीन ली। इन्हीं तनावपूर्ण स्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है और मूलिया अचानक सारी सुरक्षाओं से वंचित हो जाती है। लेकिन इस कठिन समय में पन्ना मूलिया और उसके बच्चों को सहारा देती है। पन्ना बाद में मूलिया की स्थिति को देखते हुए उसके प्रति थोड़ा सा संवेदना व्यक्त करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज बताई गई है कि प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं पढ़ेंगे, अगर गोदान आप पढ़ेंगे तो उसमें भी उन्होंने ये संकेत किया है कि ऋण के दबाव में व्यक्ति की असली उम्र जो है वो बढ़ी हुई दिखाई देती है। जैसे उन्होंने होरी को भी दिखाया कि वो लगभग 40 साल का है, लेकिन देखने में लगता है कि 80 साल का बूढ़ा हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रघु के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो 30 वर्ष के उम्र में ही बहुत बूढ़ा दिखने लगा है। कारण यह है कि वो ऋण से दबा हुआ है, बहुत सारा उसने कर्जा ले लिया है और बीच में पारिवारिक तनाव भी चल रहे हैं, उसका भी उसके ऊपर प्रभाव है और धीरे धीरे वो
हमेशा बीमार सा रहने लगता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद अब क्या बचता है कि मूलिया के छोटे बच्चे हैं, उसको वो सहारा देने के लिए पन्ना थोड़ी सी संवेदना व्यक्त करती है। फिर आगे क्या स्थिति है, पन्ना के बड़े बेटे केदार ने धीरे धीरे वही स्थिति अर्जित कर ली जो रघु की थी। अब यहाँ पर पन्ना का सबसे बड़ा बेटा जो केदार है वो बड़ा है, तो वो घर की जिम्मेदारी को लेना शुरू कर देता है। पहले जो स्थिति रघु की थी वही स्थिति यहाँ पर केदार की हो गई है। केदार खुद विवाह करने से लगातार बचता रहा, लेकिन खुन्नू और लक्ष्मण, यहाँ पर अगर इसको तद्भव में लिखें तो ये ज्यादा नाम अच्छा रहेगा, लक्ष्मण का विवाह उसने करा दिया। अंततः पन्ना को महसूस हुआ कि केदार की इच्छा मूलिया से विवाह की है और उसने अपनी ओर से पहल करते हुए दोनों को विवाह के लिए राजी कर लिया। इसी सुखात्मक मोड़ पर यह कहानी समाप्त होती है। और आप देखेंगे कि पन्ना और केदार के बीच में जो संवाद है काफी इंटरेस्टिंग संवाद है। अगर आप कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। वहां पर पन्ना एक तरीके से केदार के मनोभाव को टेस्ट करती है और अंत में कहती है कि ठीक है, मैं मूलिया से पूछती हूँ कि तुम्हारा केदार के प्रति क्या झुकाव है कि नहीं है। तो वहां पर अंत में कुल मिलाकर केदार की शादी मूलिया से हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई इस कहानी में, उसको भी उठाया गया है और सकारात्मक रूप में दिखाया गया है। कहानी का मूल तत्व जैसा कि मैंने बताया कि संयुक्त परिवार में जो सामाजिक सुरक्षा है वह एकल परिवार में नहीं है। परिवार यहाँ पर अलग अलग हो गया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से दोनों परिवार फिर आपस में मिल गए हैं। संवेदना के स्तर पर इस कहानी की मूल विशेषता यह है कि इसमें कई सामाजिक समस्याओं को परस्पर संबंधित करते हुए प्रेमचंद ने एक साथ उठाया है। इसमें गरीबी की समस्या तो है ही, साथ में ऋणग्रस्तता, वैधव्य यानी विधवापन जो है, और संयुक्त परिवार के टूटने जैसी समस्याएं भी मौजूद है। ठीक है, तो अलगोजा कहानी केवल परिवार पर ही नहीं है, बल्कि उस परिवार के साथ साथ उस समय की जो सामाजिक लोगों की समस्याएं, खासतौर से गरीबी, लोग कर्ज से डूबे हुए हैं, ठीक है, और संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से संयुक्त परिवार को ही स्थापित करने का प्रयास किया है। साथ में विधवा विवाह को भी उन्होंने केंद्र में रखा है। अलगोजा कहानी की कथा को आप देखेंगे तो 3 कथाएं इस कहानी में मौजूद हैं। पहली कथा है भोला और पन्ना की कथा। जो भोला महतो हैं उनकी पत्नी मर जाती है, रघु की माँ, तो पन्ना से उनकी शादी होती है। तो एक तो इस परिवार की कथा है, मतलब भोला और पन्ना की। दूसरी कहानी है रघु और मूलिया। जब रघु की शादी होती है मूलिया से, तो यहीं से अलगोजा की शुरुआत होती है, अलगाव की बात की जाती है। इसके बाद रघु जो है तमाम चिंताओं से ग्रसित होने के बाद मर जाता है। इसके बाद जो अगला टर्निंग पॉइंट इस कहानी में आया हुआ है कि केदार और मूलिया इस परिवार को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो साथ में आप इन पात्रों से भी परिचित हो जाइए और इनमें आपस में जो संबंध है उन संबंधों को भी ध्यान में रखिए। कुछ पंक्तियों को हम देखते हैं, पंक्तियां कौन कौन सी हैं। जैसे कि पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। मान लीजिए एक कथन पूछ लिया जाए कि किस कहानी से है, तो पन्ना का नाम देखते ही तुरंत आप बता देंगे कि अलगोजा कहानी से लिया गया। कहानी के अंत में यह कथन उठाया गया कि वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। यानी जैसे ही उसकी शादी केदार से होती है तो वो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाती है। तो इस कथन को भी ध्यान में आप रखिए। यहां पर बीच में एक कथन मुझे मिला जिसको कि मैं जोड़ने का प्रयास किया। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। ये कथन काफी अर्थ देने वाला है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। एक कथन और है कि ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। यहाँ पर एक वाक्य यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है और ये जाति विशेष को ध्यान में रखकर बनाया गया कि पहले समाज में नाक किस वर्ग की ज्यादा कटती थी। तो वो अब केवल जाति से रिलेटेड नहीं बल्कि एक मुहावरा लोकोक्ति के रूप में हो गया था कि ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। अब जब कहानी पढ़ेंगे तो संदर्भ प्रसंग से जोड़कर देखेंगे तो इस वाक्य का आपको सही सही अर्थ स्पष्ट होगा। तो ये कुछ
महत्वपूर्ण पंक्तियां थी जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। कहानी का अंत इस प्रकार से होता है कि वैदव्य के शौक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से कथन है, ये पैराग्राफ है अलगजा कहानी के अंत की तरफ। और ये कहानी टूटते हुए परिवार को एकजुट करते हुए एक तरीके से देखा जाए तो सुखद स्थिति में खत्म हुई। यानी कि यहाँ पर प्रेमचंद ने आदर्शवाद को स्थापित किया है। तो अलगजा कहानी के पात्रों से, उसके विषय वस्तु से और कुछ पंक्तियों से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी इस कहानी के सारांश, सार तत्व से आप परिचित हो गए होंगे। अब चलते हैं, हम बात करते हैं दूसरी कहानी जो कि ईदगाह है। और इस कहानी को आपने बचपन की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कभी, या फिर यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी इस कहानी को पढ़ना है। ईदगाह कहानी। ईदगाह 1933 ईस्वी में रचित प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन पहली बार चांद पत्रिका में हुआ था। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर रचित हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। अगर इसके प्रमुख पात्रों के बारे में बात करें तो अमीना, हामिद, मोहसिन, महमूद, नूरे और सिम्मी का नाम लिया जा सकता है। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। देखिए, इन प्रमुख पात्रों में से विशेष तौर पर दो ही पात्र हैं, अमीना, हामिद इस कहानी के केंद्र में है। अमीना दादी है और हामिद पोता के तौर पर है। लेकिन बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है कि आप सभी से मोहसिन, महमूद, नूरे और सिम्मी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको ये मालूम है कि ईदगाह के दो प्रमुख चरित्रों से आप भली भांति परिचित हैं। तो क्यों ना हम गौड़ पात्रों से सवाल पूछें। अब सवाल पूछने का चेंज धीरे धीरे जो पैटर्न है वो बदल रहा है। ईदगाह कहानी की शुरुआत कैसे होती है उसको हम देखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। यह कहानी का पहला पैराग्राफ, जिससे कि आप भली भांति परिचित हो गए होंगे कि जो ईद है वो रमजान के महीने में पूरे 30 रोजों के बाद आती है। और उस समय का जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी बहुत ही सुखद स्थिति को बता रहा है। अब आगे क्या है कहानी में कि इस परिस्थिति में, इस वातावरण में सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, जो कि इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र के तौर पर है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया है और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। यानी कि आप देख रहे हैं हामिद ऐसा इसमें कैरेक्टर है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 4 से 5 साल का ये बच्चा है। गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ है। इसके पिताजी की मृत्यु हैजे के कारण होती है। ये सवाल पूछा जा सकता है, जितना भी मैं यहाँ पर सर्किल बना रहा हूं कहीं न कहीं से सवाल उठ सकते हैं। यानी कि ये अनाथ लड़का है, इसके न पिताजी हैं न माताजी हैं। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। यहाँ पर जो बात प्रेमचंद ने लिखा है कि हामिद के पिताजी की मृत्यु जब हैजे से होती है तो उसकी माँ चिंतित होकर धीरे धीरे पीली होती जा रही है। ये पीलापन बहुत कुछ कह रहा है। और आप देखते होंगे कि जो भी व्यक्ति बीमार होता है या फिर चिंतित रहता है तो उसका कलर धीरे धीरे पीलापन की तरफ जाने लगता है, और मानो वो कोई चिंता कर रहा हो, किसी से कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन वो कह नहीं पा रहा हो अपने दिल में, धीरे धीरे उसको रखते रखते बहुत ही असह्य हो गया और फिर चिंतित होने के कारण धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब हो गई और वो भी इस संसार से
विदा ले लेता है। तो कुछ यही स्थिति हामिद के माता जी का भी था। अब परिवार में 2 ही लोग बचे, हामिद जो कि छोटा बच्चा है, 4 से 5 वर्ष का है, उसकी बूढ़ी दादी अमीना है। ये वही अमीना है जिनके एक तरीके से इस कहानी में आप देखेंगे तो पति भी नहीं है, इनका पुत्र भी नहीं है, और साथ में इनकी बहू का भी निधन हो गया है। तो कल्पना कीजिए कि ये महिला किस स्थिति, किन अनुभवों से गुजर रही होगी, फिर भी अपने पोते को देखकर ये जीवन को काट रही है। और पोता जो कि अभी बच्चा है, बहुत सारी चीजों को नहीं जानता है, अमीना के गोद में सोता है और प्रसन्न रहता है। अब ये लोग मेला देखने जाते हैं और वहां पर इसके कुछ मित्र हैं जिसको कि हमने कहानी में से कट करके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रखने का प्रयास किया है। हामिद का एक मित्र है महमूद। जब वो मेला में जाता है, आप लोग भी अपने मेले के दिनों को जरूर याद में रखिए कि आप लोग मेला देखने जाते थे तो क्या खरीदा करते थे, तभी इस कहानी से आप अपने को जोड़ पाएंगे। महमूद जाता है तो सबसे पहले वो सिपाही खरीदता है। ये सवाल पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के एग्जाम में और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि महमूद किस चीज को खरीदता है। वो है सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। तो महमूद की पसंद थी सिपाही। हामिद का एक दूसरा मित्र है मोहसिन। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। यह भी सवाल पूछा जा चुका है कि मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया। वो है भिश्ती। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। तो मोहसिन को जो खेल पसंद आया, खिलौना, वो है भिश्ती, और महमूद को जो पसंद आया वो है सिपाही। नूरे, हामिद का एक तीसरा मित्र नूरे, जिसको कि वकील से प्रेम है। कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि नूरे क्या खरीदता है, वकील को खरीदता है। अब बात आती है जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, हामिद। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इसको ध्यान में रखना है कि जब हामिद मेले में गया था तो उसके पास कितने पैसे थे, 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। एक 4 से 5 साल का बच्चा इतना कुछ सोच रहा है। इसीलिए इस कहानी को कहा गया बाल मनोविज्ञान। प्रेमचंद ने हामिद के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आजकल के बच्चे या फिर हम लोगों के समय के भी बच्चे इतना नहीं सोचते थे, लेकिन हामिद यहाँ पर प्रेमचंद के कलमों के माध्यम से सोच रहा है। कहीं ना कहीं इसमें प्रेमचंद का भी दिमाग है, अगर आप सोचें गौर से तो। हामिद सोच रहा है कि 3 पैसे हैं, वो खिलौने खरीद कर क्या करेगा, और वो हाथ से अगर छूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, या फिर पानी पड़ जाएगा तो जो भी आज कलर इसका दिखाई दे रहा है वो सारा घुल जाएगा। इसके बाद हामिद क्या करता है, कहानी में आगे है, वो चिमटा खरीदता है। अंत में वो चिमटा खरीदता है और देखता है कि जो चिमटा उसके दादी के काम में आ जाएगा, क्योंकि जब वो भी रोटियां सेका करती थी तो उनके हाथ जल जाते थे। तो इस अनुभूति को हामिद महसूस करता है और चिमटा खरीदता है। लेकिन उसके पीछे एक और भी तर्क देता है, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। बच्चे जितने ऊपर हैं, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, ये सारे अपने अपने खिलौने के तर्क वितर्क कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी विशेषता को बतला रहे हैं। तो हामिद कहता है कि अगर इन सारे खिलौनों को देखें तो अगर मैं एक चिमटा जमा दूं तो सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये देखिए, चिमटे को किससे तुलना करता है, हामिद शेर से तुलना करता है। और अक्सर जो बच्चों में प्रतिस्पर्धा होती है चीजों को लेकर, यहां पर भी दिखाई दे रही है। सारे बच्चे अपने अपने खिलौने की विशेषता बतला रहे हैं। यहाँ पर
हामिद भी चिमटे की विशेषता बतला रहा और उसने कहा कि ये मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटा को उसने बहादुर शेर कहा। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। चिमटा को सिर्फ एक खिलौने के रूप में या फिर वस्तु के रूप में हामिद नहीं देखता है, बल्कि इसको रुस्तमे हिंद का नाम दिया गया है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने भी की है। तो आपने देखा कि हामिद चिमटे को खरीदता है और उसको देश से भी जोड़ता है और अपनी दादी के सहूलियत के लिए भी लिया है। इन लोगों के साथ एक मित्र इनके और है जिसका नाम है सम्मी। सम्मी खंजरी खरीदती है। खंजरी जो कि एक तरीके से वाद्य यंत्र टाइप का ही होता है, उसको ली। तो मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि सम्मी ने मेले में क्या खरीदा, मोहसिन महमूद नूरे ने क्या खरीदा था, आपने देख लिया। हामिद का आपने देख लिया। अब कहानी की बुनावट पर हम बात करें तो कहानी में दो ही मुख्य चरित्र हैं, अमीना और हामिद। अमीना हामिद की दादी है और वही उसका पालन पोषण करती है। हामिद के पिता और माता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व अमीना के सिर पर है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि पिता की मृत्यु हैजे से, और पिता के मरने के बाद माता जो है चिंतित है और कूड़ कूड़ कर ये मर जाती है। कुल मिलाकर यही है कि पति ही सब कुछ था इसके जीवन में और चिंतित होकर मर जाती है। अब अमीना के ऊपर हामिद की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। आपने ऊपर कहानी में भी देखा। कहानी का प्रसंग पूरा है ईद रमजान, और ईद का जो मेला है वो पूरा इसका प्रसंग है। रमजान के रोजों के लंबे इंतजार के बाद आज ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी में हैं। सभी बच्चों के पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, किंतु अमीना परेशान है कि हामिद को पैसे कैसे दे। अंततः वह उसे 3 पैसे देकर भेजती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य है, 3 पैसे को जरूर ध्यान में रखें। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं इसकी चर्चा मैंने ऊपर कर ली है, इसीलिए मैं कोरिलेट करके आप सभी को बताता हूं कि कहानी अगर आप पढ़े भी न रहें तो भी आप बता दें कि फला कहानी में किन विषय वस्तुओं को उठाया गया है। अब सारे बच्चे अलग अलग खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयां और रेवड़ियां भी खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास बहुत कम पैसे हैं। वह काफी सोच समझकर, क्या सोचा समझा था हामिद, ऊपर हमने बताया। अंत में वो एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसको बार बार याद आता है कि खाना बनाते समय उसकी दादी का हाथ जलता है। ये तो एक कारण था, लेकिन जब बच्चे अपने अपने खिलौने की प्रशंसा करते हैं और एक से एक बताते हैं तो हामिद क्या उत्तर देता है उससे आप लोग परिचित हैं ऊपर, कि सभी खिलौने इस चिमटे के आगे फीके पड़ जाएंगे और चिमटा बहादुर शेर है। और रुस्तमे हिंद की भी बात उसने की है। उसका चिमटा देखकर अमीना काफी परेशान होती है। अमीना सिर पीट लेती है और हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तब से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से उस छोटे बच्चे ने देखा कि दादी का हाथ हमेशा जल जाता था। तो आजकल के बच्चों को भी, हालांकि आजकल के बच्चे सब कहानियां नहीं पढ़ते हैं, दुखद बात यह है, लेकिन आप सभी को मौका मिले तो जरूर सुनाइए ईदगाह की कहानी। कहानी का अंत किस तरीके से होता है, जब सभी लोग मेला देखकर घर पहुंचते हैं। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। जिस तरह से हामिद अपने दादी का ख्याल करते हुए चिमटा लाया, तो अमीना अपने उस दाम्पत्य जीवन में पहुंच गई जब उसके पति उसकी समस्याओं को देखते हुए सामानों को लाते थे, वस्तुओं को खरीद कर लाते थे। अमीना को लगा कि ये कहीं उसके हामिद के जो पोता है उसके शरीर में कहीं उसके पति का तो गुण नहीं शामिल हो गया है। यहां से आप देखिए जो पंक्ति है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी। ये पूरी कहानी का अंत है।
तो इस तरीके से ईदगाह कहानी की विषय वस्तु और उसके प्रमुख पात्रों से आप परिचित हो गए होंगे और कहानी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब बात करते हैं अगली जो कहानी है, उसका नाम है पूस की रात। इस कहानी को भी आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में जरूर पढ़ी होगी। स्नातक स्नातकोत्तर की कक्षाओं में लगभग ये शामिल रहती है। जहां पर मैं पढ़ाता हूं वहां पर भी पूस की रात है। तो आप देख रहे हैं कि पूस की रात यानी पूस जो है हिंदू कैलेंडर के दृष्टिकोण से एक महीना है और उसके रात की बात की गई है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना है, कई बार हम शीर्षक को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो कई बच्चे जब हम पूछते हैं तो बोल देते हैं पूस की एक रात, लेकिन इस कहानी का पूरा नाम क्या है? पूस की रात, एक नहीं है। कई बच्चे अपने मन से ही लगा देते हैं इसमें, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। पूस की रात प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों में शुमार मानी जाती है, अग्रणी ये कहानी है। इसकी रचना सन 1930 में प्रेमचंद ने की थी और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से बढ़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्योंकि इसके 6 वर्ष बाद आप देखेंगे तो 2 बहुत ही बेहतरीन रचनाएं प्रेमचंद ने लिखी। एक तो कफन कहानी उन्होंने लिखी 1936 में और दूसरा जो गोदान उपन्यास था। ये दोनों रचनाएं यथार्थवादी तौर पर ही हम देखते हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि पूस की रात से प्रेमचंद ने लिखनी शुरू कर दी थी। पूस की रात में भी किसान जीवन की समस्याओं को उठाया गया है और आगे चलकर गोदान में भी किसान जीवन का महाकाव्य इसे कहा जाता है। सारी चीजें आप लोग जानते हैं, बस मुझे रिपीट कराना है। पूस की रात यथार्थवादी कहानियों में गिनी जाती है। 1930 में इसको प्रेमचंद ने लिखा था। इसके प्रमुख पात्रों के बारे में बात करें तो ध्यान में रखने की बात है कि हल्कू, मुन्नी, जबरा जो कि एक कुत्ता है, और इस कहानी में पशु प्रेम को भी भली भांति प्रेमचंद ने दिखाने का प्रयास किया है। एक पात्र है जिसको कि लोग कम ध्यान देते हैं, उसका नाम है सहना। तो ये चारों पात्रों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जाएगा तो तुरंत आप बता देंगे। कहानी की शुरुआत कैसे होती है उसको हम देखते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है। ये वही सहना है जिसके तरफ मैं संकेत कर रहा था। लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 रुपए की चर्चा। ऊपर की कहानी में जब आपने देखा तो वहां पर 3 पैसे की बात की गई थी, इस कहानी में 3 रुपए की बात की गई। अब यहां पर पात्रों से आप परिचित हो गए। पहले ही पैराग्राफ में हम कई पात्रों को देख लिए, हल्कू, सहना और मुन्नी। मुन्नी क्या कर रही है? यहां पर काम करते हुए आप देखेंगे, गोदाम भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो होरी है बैलों को सानी पानी देकर अपना काम करता है। झुनिया धनिया कुछ कर रही है, फिर इसके बाद उसको कुछ चीजें मांगने के लिए भेजता है कि ये चीज लाओ। मतलब कि प्रेमचंद के जो भी पात्र हैं कुछ न कुछ करते हुए नजर आते हैं। और इन लोगों का संवाद देखिए, मुन्नी भी बहुत दबंग यहां पर महिला है। सवाल करती है कि 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? जबकि हल्कू जो है वो कहीं ना कहीं होरी की तरह है। आगे बात करते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। यह पूरी कहानी का एक तरीके से मर्म आप देख रहे हैं कि पूस की रात कितनी कड़ाके की ठंड वाली रात रही होगी और अंधेरी रात है। आकाश पर तारे भी लगता है कि उनको भी ठंडक लग रही है। हल्कू खेत में ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े। चादर भी अब बहुत साफ सुथरी नहीं है। पुरानी गाढ़े की मतलब कि या तो उस पे मैल बहुत जमी होगी या फिर पुरानी चादर होगी जिसके रोए एकदम से
खत्म हो गए होंगे, जो गर्मी देने वाले होते हैं। आपने पुराने कंबल को देखे होंगे, जब ज्यादा कंबल अगर गंदे हो जाते हैं या फिर पुराने भी पड़ जाते हैं, उनके रोए खत्म हो जाते हैं, तो वो जाड़ा रोकने में कारगर साबित नहीं होते हैं। यहाँ पर वही स्थिति है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हल्कू कांप रहा है। उसका कुत्ता जो जबरा है, अच्छा कई कहानियों में आप देखेंगे जबरा को झबरा भी लिखा रहता है, लेकिन हमने मूल टेक्स्ट से इस कहानी को लिया है, तो वहां पर जबरा लिखा हुआ है। जबरा की भी स्थिति क्या है कि पेट में मुंह डाले। कल्पना कीजिए कि जब आपको ठंडी कभी लगी होगी, तो हम भी पेट और मुंह में अंतर ही नहीं करते हैं, एक दूसरे को एकदम चिपका लेते हैं। और ये सर्दी से कूकू कर रहा है, मतलब कुत्ते को भी ठंडा लग रहा है, और रात में किसी को भी नींद नहीं आ रही है। पूछ की रात की मूल समस्या गरीबी की है। ऊपर के पहले ही पैराग्राफ से पता चल गया आपको। बाकी समस्याएं गरीबी के दुष्चक्र से जुड़कर ही आई हैं। जो किसान पूरे सामाजिक जीवन का आधार है, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि कड़कती सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीद सके। तो ये मूल समस्या है पूछ की रात की। दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधनों की इतनी अधिकता है कि उन्हें खर्च भी न कर सके। दोनों बातें प्रेमचंद एक साथ उठाते हैं और इन दोनों वर्गों की तुलना दिखाते हैं। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरे की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह खेती का मजा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गर्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि हल्कू के माध्यम से प्रेमचंद ने शोषक और शोषित वर्ग की तरफ संकेत किया है। तो ये जहां कहानी यथार्थ पर आधारित है, वहीं इस पर हल्का सा मार्क्स का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर गद्दे अगर होता तो ज्यादा बेहतर रहता। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़ा किसी तरीके से इन लोगों को छू दे। कहता है कि मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। एक तरीके से यहाँ पर सवाल उठा रहा है, वो सवाल किसी व्यक्ति के साथ नहीं उठा रहा है, बल्कि अपने कुत्ते से ही बात को कह रहा है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति अपने से सबल या फिर मजबूत से सवाल नहीं उठा पाता है, तो छोटे लोगों से या फिर जो उसका बहुत सहायता तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात को सुन सकते हैं, उनसे उठाता है। तो यहाँ पर हल्कू की भी स्थिति वही है। इस शोषण परक व्यवस्था के प्रति हल्कू की पत्नी मुन्नी की नाराजगी इन शब्दों में व्यक्त होती है। और कहानी में मुन्नी जो है वो कहीं धनिया से आपको कमजोर नजर नहीं आएगी। अगर आपने गोदान पढ़ा होगा तो धनिया को माना जाता है कि बहुत ही सशक्त महिला के रूप में है। मुन्नी भी कहती है, मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। ये मुन्नी के कथन है। कहानी का अंत कैसे होता है उसको देख लेते हैं। बड़ा ही त्रासदीपूर्ण अंत है कहानी का। मुन्नी बोली, हाँ सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है, तुम्हारे यहां मड़ैया डालने से क्या हुआ। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूं। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। एक ही साथ आप देख रहे हैं कि मुन्नी जहां खेत की स्थिति को देखकर उदास है, लेकिन हल्कू वहीं पर प्रसन्न दिख रहा है। ये प्रसन्नता सही मायने वाली प्रसन्नता नहीं है, बल्कि कई बार आप अपने ऊपर भी हंसते हैं, दुख पर भी हंसते हैं कि ईश्वर मेरे साथ क्या कर रहा है। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। यही कथन है जो कि इस कहानी का अंत करता है। तो मुन्नी और हल्कू के बीच में आखिर में आपने संवाद देखा ही, जहां मुन्नी को लग रहा है कि मजदूरी अब जो किसानी हम कर रहे थे, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। और हल्कू इस बात से खुश है कि रात में इस कड़कती ठंड में उसको यहाँ
सोना नहीं पड़ेगा, आराम से वो घर पर सोएगा। तो ये पूस की रात कहानी थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण कहानी के रूप में जानी जाती है। इसके विषय वस्तु पात्रों से आप परिचित हो गए होंगे। अब देखते हैं अगली जो कहानी है, गुल्ली डंडा। ये भी प्रेमचंद की मशहूर कहानियों में से एक है, और इसको तो हम लोग एक खेल के तौर पर देखते हैं, प्राचीन खेल के तौर पर। जब हम क्रिकेट इत्यादि नहीं खेला करते थे तो गुल्ली डंडा, हालांकि इस खेल का भी धीरे धीरे विलोपन शुरू हो गया, ये भी लुप्त खेलों में से एक हो गया है। हालांकि काफी रिस्की भी होता है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी इसमें देख रहे हैं, अगर थोड़े से पुराने समय के होंगे तो गुल्ली डंडा जरूर वो खेले होंगे। और ये रिस्की खेल है, कई बार लोगों को चोट भी लग जाती है। हालांकि किसी भी खेल में लग सकती है, लेकिन गुल्ली डंडा से कई लोग मैंने देखा कि अपनी आंखों को भी गंवा चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है हम देखते हैं यहाँ पर। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। ये प्रेमचंद के कथन आप देखें तो उन्होंने कहा कि गुल्ली डंडा, भले अंग्रेजों ने क्रिकेट इत्यादि बनाया, लेकिन सभी खेलों का जो राजा है वो गुल्ली डंडा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। ये अन्य खेलों से यहाँ पर तुलना की गई है कि अन्य खेलों को आप देखेंगे तो लॉन की जरूरत पड़ेगी, जैसे बैडमिंटन इत्यादि हो गया, टेनिस हो गया, कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वॉलीबॉल खेलेंगे तो नेट की जरूरत पड़ेगी, और क्रिकेट खेलेंगे तो थापी की जरूरत पड़ेगी। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, और दो आदमी भी आ जाएं तो खेल शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि कुछ खेल हैं जिसमें कि हमें लोगों को जुटाना पड़ता है। जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं, जब तक इसमें 6 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं होंगे तब तक खेलने में मजा नहीं आता है, और नियमानुसार तो इसमें 11 खिलाड़ी होने चाहिए। लेकिन गुल्ली डंडा खेल में इस तरीके का कुछ नहीं, इसमें 2 आदमी भी आ जाएं तो भी इस खेल की शुरुआत हो सकती है। वैसे ग्रामीण जीवन में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें कि 2 या 3 लोगों से भी लोग अपना टाइम काट लेते हैं और अच्छे से खेल को खेल लेते हैं। यह कहानी यानी जो गुल्ली डंडा कहानी है, मध्यवर्गीय व्यक्तियों के अकेले एवं संबंधहीन हो जाने के बारे में है, और इस दृष्टि में इसे नई कहानी आंदोलन की कहानियों की पूर्व झलक के रूप में देखा जा सकता है। नई कहानी आंदोलन से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि सन 1954 ईस्वी में शुरू हुई, और विषय वस्तु और शिल्प को लेकर इसमें नएपन की बात की गई। लेकिन जब गुल्ली डंडा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रेमचंद के समय की कहानी नहीं, बल्कि कहीं नई कहानी के दौर की कहानी तो नहीं है। इसमें प्रेमचंद ने मध्यवर्गीय व्यक्तियों के अकेलेपन, जब नई कहानी पढ़ेंगे तो इसकी एक खास विशेषता है अकेलापन या फिर अजनबीपन, संत्रास, भय, ये सब है। संबंधों का टूटना, इसलिए एक कहानी राजेंद्र यादव ने लिखा, टूटना कहानी। ठीक है, तो ये कहानी जो है गुल्ली डंडा तो प्रेमचंद के समय की है, लेकिन इसमें नई कहानी की विशेषता आपको दिख जाएगी। इसके 2 पात्र हैं। ये कहानी वैसे आप देखेंगे तो मैं शैली में लिखी गई है। ठीक है, मैं एक तरीके से इस कहानी को सुनाता है, और इसमें एक पात्र है जिसका नाम है गया। यानी इस तरीके से देखा जाए तो ये कहानी 2 चरित्रों पर आधारित है, मैं और गया। दोनों बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे। मैं जो है मध्य वर्ग का व्यक्ति है जो बाद में बड़ा अधिकारी बन गया, जबकि गया एक दलित है जो गांव में साधारण जिंदगी जीता रहा। दोनों की स्थिति को आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं जो कि मध्य वर्ग का है, ध्यान में रखे सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से, और वो जाकर आगे बड़ा अधिकारी बन गया क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई की, परीक्षाएं दी तो बड़ा अधिकारी बन गया। लेकिन गया जो कि अपनी परिस्थिति का मारा हुआ व्यक्ति है, दलित समाज से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं पढ़ लिख नहीं पाया और साधारण जिंदगी जीता रहा। एक बार, इसमें मैं बता रहा है कि एक बार मैं गांव में आया तो उसने गया को गुल्ली डंडा खेलने के लिए बुलाया। अब जब कहानी पढ़ेंगे तो मैं और गया जब गुल्ली डंडा खेलते हैं तो गया जो है गुल्ली डंडा खेलने में काफी अच्छा खिलाड़ी है। मैं को पदाता रहता है। गुल्ली डंडा का एक शब्द है पदाना, और लोग एक दूसरे जब अपने विरोधी पक्ष को या फिर जो विरोधी टीम है उसको लोग पदाने में काफी लोगों को आनंद आता है। ये शब्द काफी इंजॉयफुल है अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी खेला हुआ। हर खेल के कुछ शब्द होते हैं, जैसे क्रिकेट में अलग अलग शब्दावलियों का यूज किया जाता है, वैसे ही गुल्ली डंडा में पदाना कहा जाता है। और मुझे याद है कि बचपन के दिनों में हम लोग भी कभी कभी खेला करते थे तो लोग रोना भी शुरू कर देते थे
पढ़ाते पढ़ाते एकदम से हालत खराब हो जाती थी। आप लोग भी अपने उन दिनों को जरूर याद करके रखिए, तभी यह कहानी समझ में आएगी। कहानी में टर्निंग मोड तब आता है जब मैं जो है वो अधिकारी बन जाता है और गया वहीं रहता है, लेकिन दोनों की एज में बढ़ोतरी होती है, दोनों धीरे धीरे बढ़ते हैं और जिम्मेदारियां आ जाते हैं। अब मैं कभी घर पे आया हुआ छुट्टियों में, अक्सर अधिकारी लोग आते हैं। जब कोई अधिकारी बन जाता है, थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति से उसकी गैपिंग बढ़ जाती है। इस चीज को आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। बहुत दूर नहीं जाना, आप अपने किसी दोस्तों के बारे में भी देख सकते हैं कि आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं और आपका दोस्त पीसीएस अधिकारी हो गया या फिर यूपीएससी में चला गया, तो गैपिंग हो जाती है न चाहते हुए भी, क्योंकि बाद में उसकी सोसाइटी अलग हो जाती है और हमारी सोसाइटी अलग रह जाती है। लेकिन फिर भी मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, गुल्ली डंडा खेला हुआ है गया के साथ। तो एक बार वो आता है और गया को फिर से कहता है कि चलो हम लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं। लेकिन कहानी में आप देखेंगे कि जो गया मैं को कई बार गुल्ली डंडा के खेल में हरा चुका था, पदा पदा कर उसको रुला चुका था, लेकिन इस बार वो उस आक्रामकता के साथ नहीं खेल रहा है, बल्कि मैं के कहने के बाद उसको खाली खिला रहा है, उसके मन को रख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अब ये बड़ा अधिकारी हो गया है, इसका मन है खेलने के लिए, तो मैं खिला दूं। वो प्रतिस्पर्धा नहीं रही जो कि बचपन के दिनों में रही। तो उसी की अनुभूति इस पूरी कहानी में प्रेमचंद ने प्रस्तुत की है। बहुत ही जबरदस्त तरीके की कहानी है। अब यहां पर क्या स्थिति है कि गया चाहकर भी मैं के साथ सहज नहीं हो पाया। सहज क्यों नहीं हो पा रहा है? वही है गैपिंग, वही अंतराल है। जानबूझकर हारता रहा। इसी अंतराल और असहजता पर यह कहानी केंद्रित है। मैं सोचता है, मैं जो है जो मध्य वर्ग का प्रतीक है, वो सोचता है और कहानी का एक तरीके से इस कहानी को कहने वाला भी है, ठीक है, सूत्रधार जिसको कहा जा सकता है। मैं अब अफसर हूं, यह अफसरी मेरे और उसके बीच दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, साहचर्य नहीं पा सकता। बहुत बड़ी बात यहां पर कहानीकार द्वारा कही जा रही है कि मैं भले अफसर हो गया हूं, यही अफसरी मेरे और गया के बीच में, गया यहां पर सामान्य व्यक्ति के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा सकता है। यहां पर मैं महसूस कर रहा है कि लिहाज पा सकता है, मतलब सम्मान इज्जत पा सकता है, अदब भी पा सकता है, लेकिन साहचर्य नहीं पा सकता है। जो पहले बचपन के दिनों में साहचर्य हुआ करता था, अब वो मैं को गया की तरफ से नहीं मिल सकता। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूं। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया। बात यही कही जा रही है, बड़ा हो गया हूं, छोटा हो गया हूं। यहां पर इसका अर्थ ऐसे भी आप सभी लगा सकते हैं कि जो मैं है वो अफसर के तौर पर अकेलेपन का शिकार है, जबकि गया की तरह तो उस गांव में बहुत सारे लोग हैं सामान्य जीवन को जीने वाले। ये गैपिंग जो है, उस गैपिंग को भी कहानीकार ने यहां पर उठाया हुआ है। तो ये कहानी पूरी थी, ठीक है। अब अगली जो कहानी है वो है गीला। गीला कहानी आपने सुना होगा कि गीला शिकवा, उसी का एक जो भाग है गीला। ये कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इसको हम प्रयोग धर्मी कहानी के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है, न इसमें घटनाएं हैं और न ही कोई निश्चित कथा क्रम है। जबकि कहानी की जो मुख्य विशेषता होती है वो घटना प्रधान होती है और उसका एक निश्चित क्रम होता है। लेकिन यहां पर गीला कहानी थोड़ी सी इससे अलग है, प्रयोग धर्मी कहानी के तौर पर है। इसमें चेतना प्रवाह शैली के माध्यम से एक पत्नी के मन में उठने वाले भावों और विचारों का लंबा प्रवाह मात्र है। यानी कि इस कहानी में एक पत्नी है जो कि इसका मनोविश्लेषण प्रेमचंद ने किया है। जो पति और पत्नी के बीच में संबंध होता है और पत्नी यहां पर सोच रही है, पति का यहां पर बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, पत्नी के मन में उठने वाले भावों और विचारों का लंबा प्रवाह मात्र ये कहानी है। एक तरीके से देखा जाए तो जब प्रेमचंद लिख रहे थे उस समय ये काम जैनेन्द्र और अज्ञेय जैसे कहानीकार कर रहे थे कि वो लोग किसी स्त्री के मन में प्रवेश करके उसके भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते थे। लेकिन प्रेमचंद ने भी गीला कहानी के माध्यम से यह काम करने का प्रयास किया है।
कहानी की शुरुआत आप देखिए कैसे हो रही है। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। ये देखिए, ये जो पहला वाक्य, इतना बड़ा वाक्य आपने देखा, इसमें पत्नी अपने पति के बारे में सोच रही है। पति का भी दो तरीके का रोल होता है। जितने लोगों की शादियां हुई होंगी वो भली भांति इस चीज से परिचित होंगे कि एक होता है कि आप अपना चरित्र समाज के लिए बनाकर रखते हैं, और एक होता है कि परिवार में आप देखेंगे कई बार चरित्र अलग ढंग का हो जाता है और समाज में अलग ढंग का चरित्र आता है। यहां पर पत्नी सोच रही है कि मेरे पति संसार के दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। आप लोग भी इस पंक्ति को गौर से देखिए। संसार को तो उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण है, आचार भ्रष्ट है। यहां पर देखिए, एक ही पैराग्राफ में दो तरीके की बातें कही गई। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं जो गैरों के पीछे अपना सर्वनाश कर डालता हो, उसको लोग बोलते हैं कि क्या ये बेहतरीन काम कर रहा है। और जो व्यक्ति अपने घर वालों के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचता है, तो उसको तमाम तरीके की उपाधियां दी जाती हैं। पहले तो उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है, उसको कहा जाता है कि बहुत स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय वाला है, आचार भ्रष्ट है। और जो दूसरे के बारे में सोचता है उसको कहा जाता है कि बड़े सज्जन हैं, बड़े शिष्ट हैं, बड़े उदार हैं, बड़े सौम्य हैं। तो ये पत्नी सोच रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस कहानी में उसका पति परिवार को ज्यादा ध्यान नहीं देकर समाज को ज्यादा ध्यान दे रहा है, और ये टकराहट हमेशा पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में होता रहता है। आप सभी आसपास में भी देखे होंगे, आप घर परिवार में भी देखे होंगे, इसी तरीके से जीवन चलता रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले पैराग्राफ में कहानी का जो शीर्षक है गीला, वो धीरे धीरे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा। कहानी का मूल भाव यह है कि पत्नी को पति से बहुत शिकायतें हैं, किंतु सारी शिकायतों के बावजूद वो उसके बिना रह नहीं सकती है। यही सच्चाई है जिसके तरफ कहानीकार ने संकेत किया है, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के साथ ऐसा समायोजन विकसित हो गया है जो अब किसी और के साथ नहीं हो सकता। आगे और पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहानी का जो अंत है, कहानी का अंत बहुत ही जबरदस्त तरीके का है। पत्नी भले पहले पैराग्राफ में कुछ सोच रही थी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि अपने मन को वो समझाती है, कहती है, किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं रह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। अब यहां पर देखिए, मैं कहानी को सुना रही है, इनसे मतलब पति। आमतौर पर भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में यह बात कही गई है कि जो पत्नी होती है पति का नाम नहीं लेती, हालांकि अब चीजें बदल गई हैं। यहां पर देखिए बात की जा रही है कि सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी अलग नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं कर सकती। सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिन पर मैं मुग्ध हूं, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेली बनाए हुए है। यह जरा मामूली सी देर से घर आते हैं तो प्राण नहीं में समा जाते हैं। यहां पर पति पत्नी के जो संबंध है, दाम्पत्य जीवन का जो संबंध है, कि तमाम दुर्गुणों के बावजूद भी एक दूसरे के बिना ये एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। इस कहानी में यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे आपने देखा भी होगा कि कोई पूछे कि आप अपने पति की कोई खास विशेषता बताइए, तो हो सकता है कि बहुत लोग नहीं बता पाए कि खास विशेषता ये क्या है। सारे दुर्गुण ही इसमें नजर आते हैं, लेकिन कोई ऐसा गुण जरूर होगा जो कि एक दूसरे को बांध कर रखता होगा। यही इस कहानी में जो मैं है वो समझने का प्रयास कर रही है। आज यदि विधाता इनके बदले
मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला रूप और धन का देवता भी दे तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर न देखूं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि तमाम दुर्गुणों के बावजूद अगर भगवान मौका दे कि तुम विद्या और बुद्धि का पुतला ले लो, जिसे कि किसी भी परीक्षा को खाली बैठो और पास कर जाओ, या फिर पूरा धन का देवता ही बना दिया जाए, तो भी ये इन सारी चीजों को लेने के लिए तैयार नहीं है। यह धर्म की बेड़ी है, कदापि नहीं। प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो गए हों, और एक पुर्जे की तरह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए चले जाते हैं। उसके ऊंचे नीचे मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। तो गिला कहानी में पत्नी के मन में चलने वाले प्रश्नों के साथ साथ पति के प्रति कैसे उसका झुकाव है और तमाम चीजों से जोड़कर यहाँ पर कहानी में बताया गया है। और ये माना गया है कि मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो गए हों, और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वो पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ हो। तो इस तरीके से आपने पांचों कहानियों के विषय वस्तु, पात्रों और पंक्तियों से परिचय प्राप्त कर लिया होगा। और झारखंड पीजीटी हिंदी के जितने भी बच्चे हैं इन कहानियों से परिचित हो गए होंगे। कमेंट्स कर जरूर आप सभी बताइएगा। बाकी अन्य कहानियों के विषय वस्तु को लेकर इसी तरीके से हम हाजिर होंगे। तब तक मिलते हैं। नमस्कार।